आज की वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मॉलिक्यूलर आयन। सबसे पहले हमने देखना है कि आयन क्या होता है। व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन देन इट फॉर्म्स एन आयन। और जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज़ करेगा तो वो मोलेकुलर आयन बना देगा। मोलेकुलर आयन दो तरह के होते हैं, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटाइनिक मोलेकुलर आयन जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और इनमें जो रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं एंडोथर्मिक, और एनाइनिक वो जो गेन करते हैं और उनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा एनाइनिक जो है, व्हेन इट फॉर्म्स अ यूनिक नेगेटिव आयन देन इट इज़ एक्सोथर्मिक, एंड व्हेन इट फॉर्म्स अ डायनेगेटिव आयन देन इट इज़ एंडोथर्मिक, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके अलावा कैटाइनिक मोलेकुलर आयन आर मोर एबंडेंट देन एनाइनिक मोलेकुलर आयन बिकॉज दे ऑलरेडी हैव पॉजिटिव चार्ज, जबकि एनाइनिक को दोबारा पॉजिटिव चार्ज गेन करना पड़ता है, जबकि कैटाइनिक के पास पहले से ही पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिलेटिव मोलेकुलर मास। इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज compared to 1/12 द mass of carbon taken as carbon 12। अगर हम यहाँ पे 1/12 की जगह 1/6 ले लें तो कार्बन की एग्जाम्पल में कार्बन का मास क्या निकलेगा। जब 1/12 लिया था तब कार्बन का होता है 12, अगर हम 1/6 लेंगे तो कार्बन का 6 आ जाएगा। इसी तरह नियोन का एटॉमिक मास होता है 20, जब हमारे पास डेफिनेशन में 1/12 है। अगर डेफिनेशन में हम 1/6 कर दें तो नियोन का मास बन जाएगा 10। उसके बाद इसका जो यूनिट है वो है एटॉमिक मास यूनिट, AMU से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव मोलेकुलर मास का यूज़ किया है, इट इज़ यूज टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बिकॉज उसके लिए कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है, बिकॉज एटम का साइज़ इतना स्मॉल है कि हम उसका एटॉमिक मास आसानी से मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके लिए रिलेटिव मोलेकुलर मास यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सोडी सोडी कौन था? एक साइंटिस्ट था जिसने वर्ड नेम दिया आइसोटोपी। आइसोटोपी उसके बाद उसने हमें बहुत सी इसमें बुक में एग्जांपल्स बताई हुई हैं। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, निकल के 5, कैल्शियम के 6, पैलेडियम के 6, कैडमियम के 9 एंड टिन हैज़ 11 आइसोटोप्स। उसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम एहतियातन इसे पढ़ लेते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट masses ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी हम इसमें आइसोटोप डिफरेंट आइसोटोप्स के masses जो है एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ MCAT। क्या है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट? हम कैसे मेजर करते हैं? द मास ऑफ एन एलिमेंट, जो उस एलिमेंट का मास होगा उसे हम मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद मुख्तलिफ एलिमेंट्स का परसेंटेज निकालने का हमारे पास फार्मूला दिया गया है बुक में। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करते हैं? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ वाटर ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 1.008 की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एलिमेंट whose percentage is measured by the sum of percentage of carbon and hydrogen. It is percentage of oxygen. The next topic is stoichiometry. Stoichiometry, balanced chemical equation having equal number of atoms on the both sides। यानी ऐसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हों, तो वहाँ पे स्टिशियोमेट्री का जो है कंसेप्ट अप्लाई होता है। इट इज़ ओनली यूज फॉर द इरिवर्सिबल इक्वेशन, जिसकी एग्जांपल आ जाएगी C+O2 इज इक्वल टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये इरिवर्सिबल इक्वेशंस के लिए यूज़ होती है, रिवर्सिबल के लिए अप्लाई नहीं होती। जैसा कि ये एग्जाम्पल आई N2+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3, तो इसके लिए ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। उसके बाद हमने कहा इसके लिए लिमिटेशंस हैं कुछ। दिस कंसेप्ट डज नॉट टेल अस अबाउट द स्टेट्स ऑफ द रिएक्शन, अबाउट द रेट्स ऑफ द रिएक्शन, अबाउट द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स, अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद हमने एजम्पशंस पे आ जाते हैं आगे। मतलब जो ये कंसेप्ट हमें प्रोवाइड करता है क्या कि कोई साइड रिएक्शन अकर्स नहीं होता, ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस मस्ट ओबे। उसके बाद हमने कहा दिस कंसेप्ट इज
used only when the quantities of both the reactants and are given. अगर कोई भी रिएक्टेंट किसी भी रिएक्टेंट की वैल्यू हमें नहीं दी हुई तो हम उसकी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए स्टिशियोमेट्री का कंसेप्ट जो है अप्लाई नहीं होता। उसके लिए एक नया कंसेप्ट अप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्ट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है और ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है। विच इज़ टेकन इन लेसर अमाउंट कंट्रोल्स द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, कन्वर्ट द एक्सपेंसिव रिएक्शन इनटू द चीप रिएक्शन, अकर्स इन अ वेरी लो टाइम। यानी ये स्मॉल अमाउंट में जो लिया जाता है इस वजह से रिएक्शन जल्दी अकर्स हो जाता है, इसलिए उसका टाइम भी कम लगता है और हमारे पास मटेरियल भी हमें कम लगाना पड़ता है। उसके बाद इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इट इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द रिएक्शन इन अ लिमिटेड टाइम, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ये भी स्टिशियोमेट्री की तरह जो है इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए यूज़ होता है, रिवर्सिबल के लिए इसका यूज़ नहीं है। और इसमें हमारे पास जो है दो रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन होती है और दूसरे रिएक्टेंट की गिवन नहीं होती, लेकिन अगर और हमने दूसरे की फाइंड करनी होती है और हमने इसमें पता चलाना होता है कि कौन जो है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2H2 + O2 = 2H2O। हमें ये पता करना था कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ की अमाउंट नहीं दी हुई, लेकिन हमें यहाँ पे मोल्स हमें दिखे नज़र आ रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का रिएक्शन में 1 मोल है और वाटर के भी 2 मोल्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और वाटर को कंपेयर करेंगे। उसके 2 मोल्स हैं और उसके भी 2 मोल्स हैं, यानी अगर उसका 1 मोल होगा तो उसका भी 1 मोल ही बनेगा। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो उसका 1 मोल है और वाटर के 2 मोल बन रहे हैं, यानी ऑक्सीजन के 1 मोल से वाटर के 2 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम हाइड्रोजन का 1 मोल लें तो वाटर का 1 बनेगा, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन का 1 मोल लें तो वाटर के 2 मोल बनेंगे। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसलिए हमें पता चल गया हमारा आंसर क्या है, हाइड्रोजन इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है यील्ड। यील्ड क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच वी ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। यील्ड हमारे पास दो तरह की होती है, एक एक्चुअल यील्ड और दूसरी होती है थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड जो है हमें क्वेश्चन में गिवन होती है और जो थ्योरेटिकल होती है वो हमें फाइंड करनी होती है या जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। दो तरह की जो हमारे पास यील्ड है, एक एक्चुअल दूसरी थ्योरेटिकल। एक्चुअल जो है हमेशा थ्योरेटिकल से छोटी होती है। एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। उसके बाद हमने कहा जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, क्योंकि हम उसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, वो हमेशा फिक्स रहती है, जबकि एक्चुअल यील्ड जो होती है वो चेंजेबल होती है। एक्चुअल यील्ड हमेशा चेंजेबल होती है। मैकेनिकल लॉसेस जो रिएक्शंस के बाद होते हैं, जो हमारी यील्ड को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो बाकी हर तरह के जो लॉसेस हैं वो बाकी हर तरह का जो लॉस है वो रिएक्शंस के दौरान अक्कर होता है। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है परसेंटेज यील्ड फाइंड करने का। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद हम एग्जाम्पल के तौर पर एक बुक की एग्जाम्पल ले लेते हैं। CaCO3 इज़ इक्वल टू CaO + CO2। CaCO3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर CaCO3 जो है वो हमारे पास लाइमस्टोन है और CaO क्विक लाइम है। हमें इन दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं। 4.5 किलोग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स 2.5 किलोग्राम ऑफ CaO। हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मोलर मैसेस फाइंड कर लेंगे। CaCO3 का हमने मोलर मैस फाइंड किया जो कि हमारे पास 100 ग्राम पर मोल आ गया, और CaO का हमने फाइंड किया जो कि 56 ग्राम पर मोल आ गया। उसके बाद हमने कहा 100 ग्राम पर मोल ऑफ CaCO3 मीन्स लाइमस्टोन गिव्स 56 ग्राम पर मोल ऑफ CaO मीन्स क्विक लाइम। ठीक है, अगर हम इसका लें 1 ग्राम पर मोल ऑफ CaCO3 गिव्स 56 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम पर मोल ऑफ CaO, और 4.5 या 4500 ग्राम जो कि हमें गिवन था, CaCO3 की अमाउंट गिवन थी, जो हमें उसका मैस गिवन था 4.5 किलोग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स 56 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4500। 4500 कहाँ से आया, ये जो हमारे पास CaO गिवन था, लिहाजा 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4500, क्या आंसर आया हमारे पास, 2520 ग्राम। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या था, ऊपर हमने एक्चुअल यील्ड की वैल्यू पुट करनी थी जो कि हमें दी गई थी क्विक लाइम की कितनी, 2.5 किलोग्राम। इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 2500 आ जाएगा। 2500 डिवाइडेड बाई जो हमारे पास यहाँ पे थोरेटिकल यील्ड आ गई 2520 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई हम कर देंगे जो हमारा फार्मूला में 100 हमें गिवन होता है फार्मूला का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 99.2%। यानी परसेंटेज यील्ड कितनी है क्विक लाइम की, 99.2%। इससे मुराद ये है कि हमारा इसका मतलब ये कि 100% यील्ड इज़ आल्सो पॉसिबल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।